जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। ज़रताज गुल साहबा का कल का जो कारनामा था उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नया रास्ता दिखा दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि आइंदा जिसने भी जमानत लेनी है उसे ज़रताज गुल बनना पड़ेगा। ये फार्मूला क्या है ये हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने अपने लफ्ज़ सरदार की वजह से एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी वेबसाइट भी देख लेनी चाहिए। ये क्या फिनामिना है ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और जनरल फैज हमीद ने फैजाबाद कमीशन के सामने अपना बयान जमा करवा दिया। उस बयान में क्या क्या है ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से भी जवाब मिल गया, किस केस में मिला ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और इसके साथ साथ आज सारा दिन कौम ने टेलीविजन स्क्रीनों पर ताहयात नहली का केस देखा और उसमें कुछ कमेंट्स कुछ रिमार्क सामने आए। वो क्या है ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी बेंच ने ताहयात नहली का केस सुना। और आज जब आर्गूमेंट्स हो रहे थे तो एक वकील उस्मान करीम सामने आए। उनके आर्गूमेंट इतने तगड़े थे और उनकी तैयारी इतनी शानदार थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस ने भी उनकी तारीफ की। और इसके साथ साथ जो वकला बरादरी है वो भी हैरत से उनको देखती रही और पूरा पाकिस्तान भी उनकी तैयारी और उनकी कंपोज पर्सनैलिटी को देख के बड़ा मुतासर हुआ। और सब लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया कि उस्मान करीम कौन है। और इस आज के दिन के बाद यूं महसूस होता है कि इनकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ऊपर जाएगी। और साथ ही वो सीनियर वकला जिनके पास कोई जवाब कल नहीं था, परसों नहीं था और शायद आने वाले दिनों में नहीं होगा, वो भी इससे लर्न करेंगे कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना है और आपकी लाइव कवरेज हो रही है, पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होने चाहिए और जो आपके आर्गूमेंट्स हैं वो भी ठोस होने चाहिए। बजाय इसके कि हर सवाल के बाद आप ये कहें कि मेरे पास तो इस सिलसिले में कोई चीज़ नहीं है, या फिर आप इस किताब को खोलें या उस किताब को खोलें या अपने असिस्टेंट्स की तरफ देखें और असिस्टेंट्स आपके सामने कुछ पेपर्स रखते हैं और आपके पास कोई टाइम ना हो कि आप उन्हें पढ़ सकेंगे। तो ये चीज़ जो है मेरा ख्याल है उस्मान करीम साहब से सीखनी चाहिए तमाम सीनियर वकला को कि तैयारी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए। और उस्मान करीम साहब इस मामले में मेरा ख्याल है लीड ले गए अपने तमाम कोलीग्स के मुकाबले में। लेकिन बहरहाल आज की जो हेयरिंग थी उसमें कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे थे, रिमार्क्स हैं जो सामने आए। और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा, ये बताएं कि जिन लोगों ने सादिक और अमीन की शिक ऐड की आइन के अंदर, क्या वो खुद सादिक और अमीन थे? उनका मतलब ये था कि जो डिक्टेटर्स जिन्होंने इस कानून को, इस आइन को तब्दील किया, क्या वो सदाकत और अमानत के मयार पर पूरे उतरते थे या नहीं होते थे? फिर एक जज साहब ने यह भी पूछा कि क्या वो जज जो किसी के सादिक और अमीन होने का फैसला कर रहा है उसका अपना क्या मेयार है, क्या वो खुद सादिक और अमीन है? तो इसके ऊपर भी ज़ाहिर है कोई जवाब तो नहीं बनता था। फिर एक जज साहब ने यह भी कहा कि कत्ल और अगवा के केसेस में तो बंदा कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाता है, लेकिन जिस शख्स के ऊपर सादिक और अमीन की हद लग जाए वो पूरी जिंदगी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये अजीब सा तजाद है। फिर ये भी एक जज साहब ने पूछा कि यहां बैठे हुए जो 5 जजेस हैं, क्या उनकी दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों की दानिश से ज्यादा बेहतर है? क्या वो सुप्रीम है? इसके बारे में भी जाहिर है कोई जवाब नहीं था। और वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आप अरकान असम्बली को जितनी भी हकारत से देखें, लेकिन बहरहाल वो हमारे नुमाइंदे हैं और उनको इज्जत देनी चाहिए। लिहाजा पार्लियामेंट जो वो सुप्रीम है, बजाय कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस उसके ऊपर फैसला करें। एक और सवाल ये उठाया गया कि क्या गैर मुस्लिम भी सादिक और अमीन हो सकते हैं, जिसके बाद ये आर्गूमेंट हुआ और आर्गूमेंट के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि गैर मुस्लिम भी सादिक और अमीन हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये केस बड़ा दिलचस्प है। जब इस केस का कोई रिजल्ट निकलेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो गुबार हैं या बहुत सारी जो एम्बिग्विटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को उठा के मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और वंस फॉर ऑल ये मामला निपट जाएगा कि सादिक कौन है और अमीन कौन है। ये एक ऐसी किस्म की इस्तिलाह है जिसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा जवाब दे सकता है यहाँ पे। बल्कि एक बड़ा दिलचस्प वाकया आज हुआ जिसको मैं बतौर मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ कि इस्लामाबाद के एक शहरी ने दरख्वास्त दी थी इलेक्शन के लिए। तो जब उनके कागजात आर ओ के पास पहुँचे तो आर ओ ने उसके ऊपर ये लिख के कागजात मुस्तरद कर दिए कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं। तो वो साहब आज दोबारा एपलेट कोर्ट में पहुँचे और वहां पे उन्होंने जज साहब के से अपील की कि जी मैं अपने कागजात वापस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो मेरे ऊपर टाइटल लग गया कि आप सादिक और अमीन नहीं है, इसे मिटा दिया जाए, इसे खत्म कर दिया जाए। तो जज साहब ने हुक्म दिया कि ये जो इल्ज़ाम सदाकत और अमानत का इनके ऊपर लगाया गया इसे ख़त्म कर दिया जाए। तो साथ ही उस बंदे ने अपने कागजात वापस लिए और बाहर निकल के उसने खुशी के नारे लगाने शुरू कर दिए।
यानी जब आप किसी को भी कहें कि आप सादक नहीं है, अमीन नहीं है, तो उसके बाद उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी निस्बत है, उस निस्बत का सवाल पैदा हो जाता है। तो कोई भी शख्स जो ईमानदार है या जिसके दिल में थोड़ी सी भी हुब्बे रसूल मौजूद है, वो उसे फौरी तौर पर महसूस होता है कि शायद मुझे दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया गया। तो जब ये केस निपटेगा तो मेरा ख्याल है इसकी जो फाइंडिंग है कम से कम बहुत सारे लोगों को ईमान की हदूद से बाहर निकलने से बचा लेगी और पाकिस्तान के अंदर एक नया दौर शुरू होगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला करके मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा फैसला किया है और एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। बस मेरी दुआ है कि फैसला कोई इस किस्म का हो कि कम से कम ये जो सदाकत और अमानत का जो खेल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर वो तो ख़त्म हो, कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि आपने झूठ बोला है तो आप इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया कि आपने बिजली का बिल जमा नहीं करवाया तो आप इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो ये सदाकत और अमानत का मामला जो है ना, इसे कम से कम सेटल कर देना चाहिए और ये सेटल हो जाएगा। आज का दिन बहरहाल वकील उस्मान करीम साहब का था और इससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और मेरा ख्याल है नौजवान वकला जो उन्हें उस्मान करीम साहब से सीखना चाहिए। सरदार खोसा साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब के मामले में एक नई चीज़ सामने आई। आपको याद होगा कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सरदार लतीफ़ खोसा साहब पहुँचे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके ऊपर एतराज़ किया था कि आपने ये सरदार का लफ्ज़ अपने साथ क्यों इस्तेमाल किया है। ये सरदारी सिस्टम जो 1976 में ख़त्म हो गया था, लेकिन आप अभी भी अपने साथ सरदार लगा के अपना कद बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर खासी एम्बेरसमेंट सरदार खोसा साहब को हुई। लेकिन आज उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे एक आर्गूमेंट पेश किया। उन्होंने कहा जी कि मेरी सरदारी के ऊपर एतराज़ करने वाले या मेरे नाम के साथ सरदार के ऊपर उंगली उठाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट देखें और वहां देखें कि किसके साथ सरदार का लफ्ज़ लिखा गया है या सरदार का लाका या साबका किसके साथ है। मेरा ख्याल है शायद उनका इशारा जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब की तरफ है, क्योंकि उनके साथ सरदार का लफ्ज़ आता है। बाकी तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सारी वेबसाइट देखी है, किसी और के साथ सरदार का लफ्ज़ नहीं आ रहा। तो ये खोसा साहब का जो एतराज़ है वो वैलिड है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने कुलीग के साथ सरदार का लफ्ज़ बर्दाश्त कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है फिर सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ भी इसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। और अगर सरदार लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर एतराज़ किया जाता है तो फिर सरदार तारक मसूद साहब से भी कहना चाहिए कि वो भी आज से अपने नाम के साथ सरदार का लफ्ज़ हटा दें। और इसके साथ साथ एक और चीज़, जैसे कि एक पिछले केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि ये जो आप जनाब है, ये जो सर है, ये ख़त्म होने चाहिए। इस किस्म के जो खिताब हैं वो दौरे ग़ुलामी की याद ताज़ा करते हैं। तो मुझे उसको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये जो आप जनाब है पाकिस्तान के अंदर, या सर हैं या जनाब है या इज़्ज़त माब है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक ग़ुलामी के तासुर को उभारती हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये जो लाइव हेयरिंग देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसके अंदर बार बार माई लॉर्ड का लफ्ज़ आता है। तो हर वकील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या किसी भी जस्टिस को माई लॉर्ड कहता है। तो मेरा ख्याल है माई लॉर्ड का जो लफ्ज़ है ये भी दौरे ग़ुलामी की निशानी है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसके ऊपर भी पाबंदी लगाएं। वो ये कह सकते हैं कि इज़्ज़त माब जज साहब, या ये कह सकते हैं मोहतरम जज साहब, या वकील ये कह सकता है जस्टिस साहब। तो उसको भी अगर आप हटा देंगे माई लॉर्ड को भी, तो उससे भी पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा इंप्रेशन आएगा। एक और जो एतराज़ किया जाता है वो ये कि जो लाइव हेयरिंग है उसमें अंग्रेज़ी बहुत बोली जाती है, जजिस की तरफ से भी बोली जाती है और वकला की तरफ से भी बोली जाती है, जबकि पाकिस्तान की मैक्सिमम जो आबादी है वो इंग्लिश से नाबल्द है, वो इंग्लिश से समझ नहीं सकती। तो लोगों का कहना यह है कि अगर ये हमारे लिए हेयरिंग्स हो रही हैं, अगर हम इसे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये चाहते हैं कि सबको पता चले कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है और किस किस्म की बहस हो रही है, फिर चीफ जस्टिस साहब को ये चाहिए कि वो अदालती कार्रवाई को उर्दू में कर दें, ताकि उर्दू के अंदर वकला सवाल करें और उर्दू के अंदर ही जवाब हों, और जज साहबान भी उर्दू में सवाल करें और वकला भी उर्दू में जवाब दें। तो उससे मैक्सिमम लोग अंडरस्टैंड कर सकेंगे मामलात को। ये पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। तो सरदार खोसा साहब का जो एतराज़ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसे सीरियस लेना चाहिए और सरदार तारक मसूद साहब से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो भी अपने नाम से सरदार हटा दें, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक इक्वालिटी का तासुर उभरे। जनाब फैज़ हमीद साहब को फैज़ाबाद कमीशन में तलब किया जा रहा था बार बार, लेकिन वो वहाँ पे नहीं जा रहे थे। एक ख़बर कल से गर्दिश कर रही है कि आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हो गई और उन्होंने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की कि मुझे इससे निकाल दिया जाए या इस्तिस्ना दिया जाए। लेकिन आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि जब आपको कमीशन बुला रहा है तो आपको जाना चाहिए और जाके अपना जवाब जमा करवाना चाहिए। तो आर्मी चीफ की रजामंदी से जनरल फैज़ हमीद साहब ने आज अपना बयान जमा करवा दिया है
उस बयान के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी तफसीलात तो जब पूरी आएंगी तो मैं आपके सामने रखूंगा। जनरल फैज़ हमीद साहब का यह कहना है कि मुझे फैज़ाबाद धरने के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म साहब ने बुला के कहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उस वक्त DGISI जनरल नवीद मुख्तार शामिल थे, जनरल बाजवा साहब जो आर्मी चीफ हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, और मैं बतौर DGC वहाँ पे मौजूद था। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी थे और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल थे। उस मीटिंग में एहसन इकबाल साहब ने यह कहा था कि इनको हटाया जाए, उठाया जाए, हम इनको नहीं उठा सकते, हमारे पास कोई फोर्स नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि इन लोगों का हटाना, इनको उठाना बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद फिर जनरल बाजवा साहब ने उनसे कहा था कि हम इनको कैसे उठा सकते हैं, तो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि ये आप ही उठा सकते हैं, हम इन्हें नहीं उठा सकते, हमारे पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि जिसको हम मोबिलाइज़ कर सकें। जिसके बाद फिर जनरल बाजवा साहब ने मुझे कहा, यानी जनरल फैज़ हमीद साहब को जो DC थे उन्हें कहा था कि आप इनको उठाएं, और उसके बाद फिर मैंने कार्रवाई की, या मैंने जिस तरह रिक्वेस्ट की और एक मुआहिदा हुआ जिसके नीचे मेरे भी सिग्नेचर मौजूद हैं, और उसके बाद फिर इन लोगों को वहाँ से हटाया गया। तो उनका ये कहना है कि इस फैसले के अंदर प्राइम मिनिस्टर शामिल थे, इसमें आर्मी चीफ शामिल थे, उस वक्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार शामिल थे। तो ये उनकी तरफ से एक जवाब पेश किया गया है, और साथ उन्होंने डिनाई किया है कि इन लोगों को लाने में मेरा कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र किया कि राना सनाउल्लाह साहब उस वक्त वज़ीर दाखिला थे पंजाब के, और उन्होंने इनके साथ निगोशिएट करके इन्हें इस्लामाबाद की तरफ धकेला था। जिसके बाद ये फैज़ाबाद आके बैठ गए थे। तो इसमें वज़ीर आला पंजाब से पूछना चाहिए और वज़ीर कानून उस वक्त के जो हैं उनसे पूछना चाहिए, और अगर मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को बुला के पूछना चाहिए कि उन्होंने इनको हटाने का क्यों हमें हुक्म दिया था। तो बहरहाल जनरल फैज़ हमीद साहब ने ये गेंद जनरल बाजवा साहब के कोर्ट में फेंक दी, जनरल नवीद मुख्तार के कोर्ट में फेंक दी, और साथ ही वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल के कोर्ट में भी फेंक दी है। तो जनरल फैज़ हमीद साहब का बयान जमा हो चुका है। अब क्या जनरल फैज़ हमीद साहब को बुलाया जाता है कमीशन में या नहीं, ये अगला एक सवाल है जो आने वाले दिनों में जिसका जवाब हम देंगे। सरताज गुल साहिबा का इशू आपको पता होगा कि वो कल पेशावर हाई कोर्ट चली गई, और वहाँ से उन्होंने रो के कुछ वीडियोज़ बनाई, और वो वीडियोज़ फिर वायरल हुई, और उन्होंने अदालत से बाहर निकलने से इनकार कर दिया कि जब तक मुझे ज़मानत नहीं मिलती मैं उस वक्त तक अदालत से बाहर नहीं जाऊंगी, और बाहर पुलिस खड़ी रही उनको गिरफ़्तार करने के लिए। लेकिन बहरहाल जब ये वीडियोज़ वायरल होनी शुरू हुई तो चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वहाँ खुद रात को पहुँचे, उन्होंने खाना खिलाया, उनके लिए कंबल का बंदोबस्त किया गया, और साथ उन्हें कहा कि आप बेटी हैं तो आपके साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होगी, और पुलिस को बुला के कहा कि हमारी रवायात हैं कि हम औरतों के साथ इस किस्म का सलूक नहीं करते। तो पुलिस को हुक्म दिया कि आपने इनको गिरफ़्तार नहीं करना, और इसके बाद उन्हें ज़मानत दे दी गई, जिसके बाद सरताज गुल साहिबा वहाँ से चली गई। ये एक ऐसी एग्ज़ाम्पल सेट हुई है कि जिसकी बुनियाद पर साबिक़ चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को हिदायत कर दी है कि आइंदा आने वाले दिनों में जिसने भी करना है वह सरताज गुल के जो फार्मूला है उसके ऊपर अमल करे। कोई भी शख्स जाए हाई कोर्ट और उस वक्त तक हाई कोर्ट से बाहर ना निकले जब तक चीफ जस्टिस या जजेस उसकी ज़मानत नहीं लेते, और उसको पुलिस को बुला के बाकायदा ये अहकाम जारी नहीं करते कि इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर वो मीडिया और सोशल मीडिया के सामने जैसे वो बंदा अपने घर जाए ताकि सबको उसके बारे में पता चले। और इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन खुला है, और इस ऑप्शन को हर शख्स को एक्सरसाइज करना चाहिए। पहले फेज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ख़वातीन इस ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगी। जिसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी या जिसकी ज़मानत भी मनसूख होगी या जिसने भी ज़मानत लेनी होगी वो चुप करके बुरका पहन के हाई कोर्ट पहुँचेंगी, और उसके बाद वो उस वक्त तक हाई कोर्ट से बाहर नहीं निकलेगी जब तक उन्हें ज़मानत नहीं मिलती, और जब तक उन्हें ये श्योरिटी नहीं दी जाती कि आपको रास्ते से पुलिस नहीं उठाएगी, उस वक्त तक वो हाई कोर्ट से बाहर नहीं आएंगे। और उसके बाद जो बाकी हजरात हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, जिसमें मुराद सईद साहब जैसे लोग भी शामिल हैं, उन सबको भी ये हदायत की गई है कि अब आपने हाई कोर्ट जा के वहाँ बैठ जाना है, और जब तक हाई कोर्ट आपको ज़मानत नहीं देती और पुलिस को बुला के ये हुक्म नहीं देती कि आपने इसे दोबारा गिरफ़्तार नहीं करना, उस वक्त तक आपने हाई कोर्ट के अंदर बैठे रहना है। तो अब एक नई स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ गई है। आप इसे सरताज गुल स्ट्रेटजी कह सकते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको अनकरीब अमल दरामद करती हुई नजर आएगी।